अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। सो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए, तो आप इस ईमेल या फिर व्हाट्सएप के ऊपर अपनी स्टोरीज लिखकर शेयर कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आज के एपिसोड में हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्केरी स्टोरीज हैं। ख़ासतौर पर जो पहली स्टोरी है वो मरी से रिलेटेड है। मरी में जाना वैसे तो काफ़ी लोगों को पसंद है और जाना भी चाहिए ऐसे हिली एरियाज पे, बिकॉज यू नो व्हाई नॉट। लेकिन समटाइम्स ऐसे हिली एरियाज से रिलेटेड कुछ अर्बन लेजेंड्स होते हैं जिनके बारे में हमें इल्म नहीं होता। अब ये स्टोरी जिन्होंने भेजी है, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी को क्लेम नहीं करता, बट इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कि इमेजिन आप मरी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसी अनयूजुअल सी एक्टिविटी देखने को मिलती है जो आपने आज से पहले कभी विटनेस नहीं की, और आप प्रोसेस भी नहीं कर पाते कि जो आप देख रहे हैं वो रियलिटी में आपको दिखाई दे रहा है या फिर सिर्फ आपका वहम है। सो विदाउट फर्दर अडू बढ़ते हैं आज के हॉरर स्टोरीज के एपिसोड की तरफ। मेरा नाम अरेज खान है, 15 साल का हूँ और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। अक्सर मैं मरी गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो जब मैं 12 साल का था, हम मरी छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपनी खाला और फैमिली के साथ मरी गए, जहाँ पर हमने एक घर रेंट पर लिया था। उस घर में जब हम पहली रात रुके तो सब कुछ सही था, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ और अच्छे से वक्त गुजर गया। फिर जब अगला रोज़ आया तो मैं और मेरा कज़न हमने सोचा कि हम वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं। उस वक्त रात के तकरीबन 9 से 10 बजे का टाइम था जब हम वॉक करने के लिए निकल गए। अब मरी क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो हमारे घर वालों ने हमें कहा था कि ज़्यादा आगे तक नहीं जाना, बस घर की हदूद तक रहो और वक्त से वापस आ जाना। अब हम लोग जहाँ वॉक कर रहे थे उसके साइड पर काफ़ी घना और स्याह जंगल था। हम अपनी मस्ती में मगन थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, मौसम को एंजॉय कर रहे थे और वॉक कर रहे थे कि अचानक हमें जंगल की जानिब से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ इस तरह से थी कि जैसे कोई आदमी चिल्ला रहा हो। पहले तो हमें यूँ लगा कि शायद वाकई कोई मदद का तलबगार है, कि कहीं गिर ना गया हो या उसे कोई चोट ना आ गई हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन कि जिसमें उस आदमी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। पर अब जंगल भी बहुत घना था। एक बार तो हमने सोचा कि हम जाकर उसकी मदद कर लेते हैं, लेकिन अब हम बच्चे थे तो हम क्या ही कर सकते थे। लेकिन उसके बाद दोबारा हमें कोई आवाज़ नहीं आई तो हमें लगा कि शायद हो सकता है किसी जानवर की आवाज़ हो। अब हम अपने घर को वापसी के लिए रवाना हुए। हम घर को वापसी कर रहे थे, सड़क के ऊपर ही चल रहे थे कि हमने देखा कि रोड साइड पर एक साया नज़र आ रहा था। पहले तो वो कुछ वाजिया नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में जो उससे करीब जाते गए तो वो साया काफ़ी बड़ा दिखता था। वो साया किसी आदमी का था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रेंग रहा है और किसी चीज़ को खा रहा है। जब उसके थोड़ा और करीब पहुंचे तो देखा कि वो किसी भेड़िए या कुत्ते जैसे जानवर को खा रहा था। हमें ये देखना था कि हमारा दिल इस कदर ख़राब हुआ और खौफ का आलम इस कदर था कि जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो हम घर की तरफ भागे और जिस रफ्तार से हम लोग भागे थे उसका भी अंदाज़ा आज तक लगाया नहीं जा सकता कि हम कुछ ही पल के अंदर अपने घर में पहुंच गए थे। जब घर पहुंचे तो सारा माजरा अपने घर वालों को बयान किया। उन्हें बताया कि हमारे साथ इस तरह से वाक़या पेश आया है। घर में से तकरीबन सभी लोगों ने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया, सिवाय हमारे वालिद साहब। उन्होंने जब किसी लोकल से इस बारे में पूछा कि ये क्या सिलसिला है, तो उन्हीं लोकल्स में से एक लोकल ने बताया कि हमें भी ये चीज़ नज़र आती है और इसने हमारी भेड़ बकरियों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, यहाँ तक कि खा जाता होता है। मुकामियों के मुताबिक ये कोई और मखलूक है जिसका ताल्लुक़ ना जानवरों से है ना इंसानों से है, लेकिन क्योंकि उनके पास असला होता है तो उसकी वजह से ये जो भी मखलूक है ये डर कर भाग भी जाती है। न जाने ये क्या सिलसिला था, ये क्या नहीं था, ये वाक़या आज तक हमारे दिमाग से नहीं जाता और ये भी नहीं पता कि हमारा वहम था या हकीकत, और अगर हकीकत थी तो जो मखलूक हमने देखी आखिर वो थी क्या। अगर आप में से किसी को इस सब के बारे में कुछ भी आइडिया हो जो मरी जाते रहते हैं तो अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम शहामत है और मैं लाहौर से हूँ। आज से चंद साल पहले हमारा घर जब रेनोवेट हो चुका था तो किसी इवेंट की वजह से सब कज़न्स हमारे घर इकट्ठे हुए थे। तब हम सब लोग बहुत छोटे थे और हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में सब खेल रहे थे। ऊपर वाले पोर्शन में लाइट्स बंद थीं और कोई सामान नहीं पड़ा हुआ था और बाहर से रोशनी
खिड़कियों से अंदर आती थी, जो कि उस पोर्शन के कुछ हिस्सों को रोशन करती थी, जबकि कुछ हिस्से अंधेरे में ही रहते थे। हम सब कज़न्स वहाँ कभी पकड़न पकड़ाई खेलते और कभी छुप जाया करते थे। अब मेरे कज़न्स का दूसरे कज़न के घर जाने का प्लान बना और उसका घर भी करीब ही था। मुझे किसी काम से नीचे बुलाया गया और बाहर भेज दिया गया। जब मैं वापस आया तो सीधा ऊपर वाले पोर्शन में चला गया और मुझे मेरे कज़न्स के हंसने और खेलने की आवाज़ें आई, जिसमें से एक छोटी कज़न की आवाज़ भी काफ़ी वाज़ेह थी। मुझे लगा कि ये सब लोग जानबूझकर चुप गए हैं ताकि मुझे डरा सकें या मैं उन्हें ढूंढूं इसलिए। लेकिन जब मैंने ऊपर वाला पोर्शन पूरा का पूरा चेक कर लिया तो मेन टेरेस की तरफ गया और मुझे ऊपर से मेरी छोटी कज़न की हंसते हुए मुझे बुलाने की आवाज़ आई, जो कि मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी। ये सुनना था कि मैं फ़ौरन ऊपर छत पर चला गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब एक स्टोरी रहता था जो कि छत पर एक कोने में बना हुआ था। आखिरकार मैंने उसे भी चेक कर लिया। अब ये देखकर मेरे हवास बाख्ता हो गए और मैंने फ़ौरन नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सीढ़ियों से छलांगे लगाकर नीचे पहुँचा और घर वालों से पूछा कि आपको ऊपर से आवाज़ें आ रही थी क्या। उन्होंने भी कहा कि हाँ, आ तो रही थी। फिर मुझे पता चला कि कज़न्स तो सब मेरे एक दूसरे कज़न अली की तरफ जा चुके हैं और छत पर तो कोई बच्चा नहीं है। अब मैंने उन्हें भी सब बताया और वो सब भी हैरान थे। फिर मैं अपने कज़न्स के पास गया और उनसे भी ये मामला डिस्कस किया तो वो सब भी डर गए और हमने ऊपर जाने से तौबा कर ली। रेनोवेशन के दौरान वो पोर्शन काफ़ी लंबे टाइम तक खाली था, इसलिए शायद वहाँ ये सब कुछ हुआ, क्योंकि हमने सुन रखा था कि जो जगह ज़्यादा देर खाली रहे वहाँ जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे और भी वाक़यात हैं, लेकिन ये मेरे साथ होने वाला एक इकलौता वाक़या था जैसे मैं भूल नहीं सकता। मेरा नाम सबा है और मेरा ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। आपका चैनल मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। मुझे आपकी नरेट की गई स्टोरीज़ बहुत पसंद है, तो आज मैं आपके साथ अपनी एक जिन स्टोरी शेयर करूँगी। ये बात कुछ दिन पहले की है, फर्स्ट रमज़ान की। मैं रात के तकरीबन 1 बजे सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि फिर सहरी में उठना भी था मुझे, लेकिन मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है, तो मैं सोई ही नहीं थी, पर मेरी आंखें बंद थीं। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया है, जो कि मेरे पास वाले रूम में ही सो रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो मेरा वहम है, क्योंकि वो आवाज़ बहुत धीमी थी, तो इसलिए इसे वहम सोचकर मैं उठी नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से आवाज़ आई, पर इस दफ़ा मेरी बिल्ली की आवाज़ आई। वो भी बहुत धीमी सी थी। मुझे फिर से ये वहम लगा और मैं नहीं उठी। 2 दफ़ा मुझे ये मुकम्मल आवाज़ आई। मुझे लग रहा था कि कुछ अजीब तो है। मैंने कोई हरकत नहीं की, कोशिश कर रही थी समझने की कि क्या ये मेरी गलतफहमी है या फिर हकीकत है। मुझे सडनली याद आया कि मेरी बिल्ली तो मेरी अम्मी के रूम में है और वो अम्मी के साथ सो रही है। मुझे समझ आई कि मामला कुछ और है। सडनली ऐसा एहसास हुआ कि मेरे बेड पर कुछ है। मेरे पैरों के पास कुछ फील हो रहा था, जैसे कि मेरी बिल्ली आके मेरे पैरों के पास बैठी हो और ख़ुद को चाट रही हो, जैसे बिल्लियाँ अपने आप को साफ़ किया करती हैं। मैं कुछ देर वैसे ही फ्रीज थी। 2-3 मिनट्स बाद अल्लाह का नाम लेके मैंने एकदम से उठ के चेक किया कि ये हो क्या रहा है। जब उठ के देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरी बिल्ली मेरी अम्मी के रूम में ही थी। न जाने वो क्या था क्या नहीं। मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करती रही और पता नहीं इसी दौरान मैं कब सो गई। जब आँख खुली तब सहरी का वक्त हो चुका था। ऐसा पहले भी मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, इसलिए शायद अब ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन पहली बार जब हुआ तो बहुत खौफनाक था। मेरा नाम अदन है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। कहानी ये है कि आम सा दिन था, रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी कि अचानक मेरी वालिदा ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हमने नानी के यहाँ जाना है। हमारे यहाँ मेरी कज़न की बेटी हुई थी। मैं तैयार होकर परफ्यूम लगाकर वहाँ चली गई। मेरी नानी अम्मा के घर के साथ ही कब्रिस्तान है। सब सही जा रहा था कि मुझे मेरे फ़ोन पर मेरी दोस्त की कॉल रिसीव हुई। मैं उसकी कॉल सुनने के लिए सबसे अलग हो जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त हमारे 12वीं के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसके बावजूद ना चाहते हुए भी मुझे नानी जान के घर आना पड़ा। अब मेरी दोस्त मुझे एग्ज़ाम्स के हवाले से बता रही थी। चलते चलते मैं वहाँ चली गई जहाँ सब ने जाने से मना किया था। बातों ही बातों में मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं उस जगह पर खड़ी हूँ। मैं ऐसे ही बात करते हुए वहाँ पर पड़े शीशे में देखने लगी। मैं खुद को देख रही थी कि मुझे उसमें एक अक्स नज़र आया। वो अक्स एक आदमी का था। वो इतना डरावना था कि मैं वहीं पर उसे देखकर बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आई
तो मैंने खुद को कब्रिस्तान में पाया। मेरे सारे घर वाले मुझे तलाश करने में जुटे रहे। मेरा कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। उसके बाद मेरे मामू जान ने मुझे दरियाफ्त किया तो मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के पास अजीब सी कैफियत में मौजूद थी। उन्होंने मुझे बुलाया पर मैंने उन्हें कोई जवाब ना दिया। उनको इल्म हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मेरे ऊपर दम किया और फूका और उसके बाद मैं दोबारा वहाँ पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मुझे कुछ याद नहीं था। सब परेशान हो गए थे क्योंकि सभी को ये बात बहुत हैरान कुन लगी थी कि आखिर मैंने इस तरह की हरकत की तो क्यों की। अब उसके बाद होता कुछ इस तरह से था कि जब मैं रात को सोती थी तो मुझे वही आदमी मेरे ख्वाबों में आता था, कभी किसी हुलिये में तो कभी किसी और हुलिये में। उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसा होना करना कि वो मुझे हकीकतन भी नज़र आने लग गया, लेकिन शक्ल बदल कर। जब मैं उसे देखती थी तो मुझे यही लगता था कि वो एक इंसान है, पर वो कोई इंसान नहीं था। उसी दौरान मेरे घर वालों को भी इस चीज़ का एहसास हो गया था कि सब सही नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मेरे बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। मेरा अकेले रहना और हर वक्त किसी से बातें करते रहना, गुस्से पर काबू ना पाना और जो चीज़ हाथ में आए गुस्से में आकर उसे तोड़ देना। मेरी हालत देखकर सब ने ये फैसला किया कि मुझे किसी को दिखाया जाए। बहुत कोशिशों के बाद मालूम हुआ कि मुझ पर एक असर है और वो एक जिन है जो मुझे परेशान करता है, जिसे मैं अपना दोस्त मानती थी। मेरा इलाज हुआ पर उससे नज़र आया कि वो जिन बुरा नहीं था, क्योंकि उसने अब तक मुझे कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब इतने अरसे के बाद तो वो मुझे नज़र नहीं आता, पर मुझे महसूस हो जाता है कि वो मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है। मैं चाह कर भी अब अकेले नहीं बैठ सकती और अभी भी मुझ पर कोई मुसीबत अगर आनी हो तो न जाने क्यों मुझे पहले से ही उसके बारे में इल्म सा हो जाता है। मैं इस पर दावा करते हुए ये बात तो नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा मुझे अक्सर महसूस हुआ है। इस वाक़े के बाद मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गई हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत हद तक तब्दील हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मुख्तसर किस्सा पसंद आया होगा। मेरा नाम किरण है और मैं पहले भी आपसे कुछ स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ। आज की कहानी मेरे साथ तो नहीं हुई, पर ये मेरी नानी से जुड़ी है। मेरी मामा के बचपन का वाक़या है जो कि उनके नेबर्स के साथ हुआ था। मेरी मामा बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो और मेरी 3 खालाएं और नानी तारिक रोड पर एक रेंट के अपार्टमेंट में रहा करते थे। वो घर काफ़ी छोटा था पर बहुत लकी था। कुछ टाइम बाद उसी अपार्टमेंट में उसी फ्लोर पर उनके घर के सामने वाला घर, जो कि उनके इस घर से काफ़ी बड़ा और अच्छी कंडीशन में था, वो मेरी नानी को मिल गया और मेरी नानी सारे बच्चों समेत उस घर में शिफ्ट हो गई। तो मामा बताती हैं कि जो घर उन्होंने छोड़ा उसमें काफ़ी फैमिलीज घर देखने के लिए आई, जिनमें से एक नॉन मुस्लिम फैमिली थी। वो फैमिली उस घर में आकर शिफ्ट हो गई। मेरी नानी की अच्छी बातचीत होने लगी उनसे और उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था जो कि काफ़ी बीमार रहता था। तो एक दिन मेरी नानी ने उनकी माँ से पूछा कि बच्चे को हुआ क्या है। तो वो बताती हैं कि ये डायलिसिस पर है, इसलिए वो हमेशा ऐसा रहता है। जबकि मामा बताती हैं कि वो लड़का पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और कॉलेज भी जाता था, तो उसके डायलिसिस की वजह से जब उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी तो उसकी वालिदा ने डिसीजन लिया कि वो अपनी एक किडनी अपने बेटे को डोनेट कर देंगी। डॉक्टर्स भी राज़ी हो गए, सारे चेकअप्स भी कर लिए गए और डेट भी फाइनल हो गई। जिस दिन ऑपरेशन था, ऑपरेशन से 2 दिन पहले अचानक उस लड़के की डेथ हो गई और उनके घर में बेहद रोना पीटना मचा, क्योंकि मामा और नानी उनके बिल्कुल सामने वाले घर में रहते थे। तो सारी आवाज़ें और जो कुछ होता रहा सब पता चलता था। मामा बताती हैं कि जब उसकी डेड बॉडी को लेकर आए तो उसकी बहनें, घर वाले और जो भी गेस्ट आए हुए थे सारे बहुत गैर मामूली तौर पर रोने, चीखने, चिल्लाने लगे, जो कि मामा और नानी वगैरह के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उनका ये रोना पीटना तकरीबन 1 हफ्ते से भी ज़्यादा चला, यहाँ तक कि अब सारे नेबर्स माइंड करने लगे, क्योंकि उन दिनों शब मेराज भी थी। पर किसी ने कुछ कहा नहीं कि पहले वो फैमिली नॉर्मल हो जाए फिर मालिक मकान से बात करेंगे। पर वो फैमिली नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ टाइम बाद उस फैमिली की एक बेटी मेरी नानी के पास आई और आकर बहुत रोने लगी और बताती थी कि वो लोग बहुत परेशान हैं। उसने कहा कि हमारे घर में अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं और जो कुछ भी होता है ये एक कबूतर की वजह से होता है। मेरी नानी ने कहा कि जब तक हम उस घर में रहते थे तो ऐसा कभी हमें कुछ भी नहीं महसूस हुआ। मेरी नानी और सब घर वाले घर साफ रखते थे और नमाज़ों का बाकायदगी से ख्याल रखते थे। मेरी नानी को या किसी को भी कभी उस घर में ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पर कुछ गैर मामूली है या पुरअसरार है।
कितनी दफ़ा तो मेरी खालाएं और मेरी मामा जब काफ़ी छोटे होते थे तो घर में अक्सर अकेले रहा करते थे। और जहाँ तक बात है कबूतरों की, तो मेरी नानी ने बताया कि बेटा ये तो बहुत मासूम होते हैं। तो वो लड़की बताती है कि उसकी वालिदा को कबूतर में से कई बार एक आदमी आता हुआ दिखता है और कहता है कि तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, इस घर को दोबारा साफ कर दो जैसे पहले था और यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, वरना अभी सिर्फ एक मरा है, अगर नहीं गए तो सब के सब मार दिए जाएंगे। पहले उस आंटी ने वहम समझा, पर फिर कोई मखलूक सामने आकर यही कहती और धमकाती कि अगर बात नहीं मानी तो अब तुम्हारी बारी है मरने की। तो वो लोग बहुत डर और सहम गए। जब तक वो लोग उस घर से गए नहीं और उस घर को पूरी तरह साफ नहीं किया, उस मखलूक ने उनका जीना हराम कर दिया था। उनके जाने के बाद जब एक नई फैमिली आई जो कि मुस्लिम फैमिली थी, तो उनके साथ कभी कोई पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आया और वो लोग बहुत सुकून के साथ वहाँ रहे। और वक्त के साथ साथ फिर मेरी नानी लोग भी उस एरिया से, उस घर से शिफ्ट हो गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सफाई और पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान भी है और साफ़ और पाक रहने से शैतान जैसी तमाम कुव्वतें हमसे दूर रहती हैं। मेरा नाम मरियम है। मैं आजकल आपकी हॉरर स्टोरी सुन रही हूँ और ये हॉरर स्टोरीज़ के हवाले से मेरा इकलौता फेवरेट चैनल बन चुका है। अब आते हैं वाक़े की तरफ, जो कि मेरे साथ कतर में 2016 में पेश आया। मुझे बचपन से लेकर अब तक हॉरर स्टोरीज़, खौफनाक वाक़े सुनने का शौक़ रहा है। जब मैं 9th क्लास में थी, मेरा अपना बेडरूम होता था और मेरी रूटीन थी कि सोने से पहले मैं यूट्यूब पर मिस्टीरियस थिंग्स कैप्चर्ड ऑन कैमरा, पोजेस्ड और हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज देख कर सोती थी। इन चीज़ों में मेरा दिन ब दिन इंटरेस्ट बढ़ता गया कि अक्सर मुझे रात को स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता था और ये इतना बढ़ गया कि मेरे लिए कलमा पढ़ना भी मुश्किल हो गया था। मेरा जिस्म बिल्कुल फ्रीज हो जाता था और ऐसा महसूस होता था जैसे एक लंबा और काला सा अक्स मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा हो, और ये होता भी रात के 2:30 से 3:30 के दरमियान था। मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती थी क्योंकि मुझे उस वक्त स्लीप पैरालिसिस का अंदाज़ा नहीं था। मेरी आदत थी कि रूम में किसी किस्म का नाइट बल्ब भी ना हो, क्योंकि मुझे रोशनी की वजह से नींद नहीं आती थी। सिर्फ कमरे का दरवाज़ा खुला होता था और कॉरिडोर से बिल्कुल हल्की सी रोशनी कमरे में दाखिल हो रही होती थी। पहले जो एक स्ट्रेंज चीज़ हुई थी वो ये थी कि मैं और मेरी सहेली शाम के वक्त पार्क में बैठे थे। हम दोनों जिन्नात वगैरह की बातें कर रहे थे। वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ कि मगरिब होने वाली थी। बातें करते करते मेरी नज़र आसमान पर पड़ी तो पूरा आसमान क्लियर था, सिर्फ एक बादल था। मुझे हैरानी हुई, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया और बातों में लग गई। कुछ देर तक मैंने फिर देखा तो बादल बिल्कुल हमारे ऊपर था और देखते ही देखते वो हमारे करीब नीचे की जानिब बढ़ता हुआ महसूस हुआ। हम दोनों ये देखकर वहाँ से भाग गए और जाकर मैंने अपनी वालिदा को बताया, तो उन्होंने हमें डांटा भी और मना भी किया कि आइंदा शाम से पहले घर वापस आ जाया करो। फिर बाद में उन्होंने बताया कि जन्नात किसी भी शक्ल में अपने आप को जाहिर करवा सकते हैं, क्योंकि इनका जिक्र जहाँ हो रहा होता है वो वहाँ ज़रूर आते हैं। तो सवाल ये है कि जब मैं आप लोगों की हॉरर स्टोरीज रिकॉर्ड करता हूँ, क्या उस वक्त भी मेरे आसपास एक महफिल सजी होती है? खैर, उसके अगले ही दिन एक रात ऐसी आई जब मैं अपनी रूटीन के मुताबिक ही मिस्टीरियस और क्रीपी डॉक्यूमेंट्रीज देखकर अपना आईपैड साइड पर रख दिया था। उसके बाद मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि रात के 12:30 हो रहे थे। कुछ रीज़न की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी और बार बार करवट बदल रही थी। मैंने जैसे ही अपनी लेफ़्ट साइड पर चेहरा किया तो मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने ही एक अजीब सा खौफनाक और बेहद काला चेहरा, जिसकी चमकती हुई काली आंखें थी, मुझे घूर रहा था। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी और फ़ौरन से भागकर अपने वालिदैन के कमरे में चली गई। अपनी वालिदा को नींद से जगाया और उन्हें सब बताया। उन्होंने मुझ पर आयतुल कुर्सी पढ़ी और उस रात उन्होंने अपने साथ सुला लिया। आज भी सोचती हूँ तो अजीब सा डर लगता है, क्योंकि मेरा वहम भी नहीं था, ना ही किसी किस्म का स्लीप पैरालिसिस। मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग रात को सोने से पहले लाजमी आयतुल कुर्सी का विर्द किया करें। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं और मेरे साथ मेरे बहन भाई आपके चैनल को बहुत पसंद करते हैं। ये मेरी पहली कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाक़या मुझसे ही जुड़ा है जब मैं 12 साल की थी। हमारे घर के 3 फ्लोर्स हैं, जिसमें से हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मेरी पप्पो और मेरा एक कज़न रहा करते हैं। उस टाइम जब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया तब मेरी फुप्पो भी जॉब किया करती थी और मेरे कज़न की नाइट टाइम जॉब हुआ करती थी, तो वो शाम 7 बजे घर से चला जाया करता था और मेरी फुप्पो की वापसी अपनी जॉब से रात के 9 बजे हुआ करती थी।
मैं उस वक्त छोटी थी तो सोचा कि अपने लिए कुछ दुकान से खाने पीने के लिए ले आऊँ, तो मैं अकेले ही उस वक्त चली गई। वक्त तकरीबन 8 बजे का था, लेकिन जब मैं नीचे आई बाहर जाने के लिए तो मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर में जहाँ से अपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे अजीब लगा। मैंने अंदर झांक कर देखा तो अंदर की सारी लाइट्स ऑफ थी। मुझे हैरानी हुई कि अगर मेरा कज़न जा चुका है और इस वक्त मेरी फूफो भी घर पर नहीं आ सकती तो क्या मेरा कज़न दरवाज़ा बंद करना भूल गया। खैर मैंने इग्नोर किया और जाने ही लगी कि अचानक मुझे अंदर वाले वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई कि जैसे उस वॉशरूम को कोई इस्तेमाल कर रहा हो। मैंने अपने कज़न को आवाज़ लगाई कि भाई क्या आप अंदर हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस पानी गिरने की आवाज़ आती रही। मैंने थोड़ा अंदर जाकर देखा तो हर जगह की लाइट्स क्योंकि ऑफ थी और सिर्फ वॉशरूम की लाइट खुली हुई थी, जो दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी नीचे से नज़र आ रही थी। मेरी काफ़ी मरतबा आवाज़ देने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब मुझे खौफ आने लगा और मैं बिना उस दरवाजे को बंद किए वहाँ से बाहर निकल आई और ये सब भूलकर अपनी चीज़ लेने के लिए दुकान पर चली गई। लेकिन जो ही मैं घर से बाहर निकली तो अभी शायद दरवाजे पर ही थी कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि जिस दुकान पर मैंने जाना था वो बंद थी। खैर अपना इरादा बदलते हुए मैं दोबारा घर में एंटर हुई और मैं ऊपर जाने लगी। अभी मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि मेरा कज़न घर से निकला हो या कोई घर के अंदर गया हो। जब मैं अंदर आई तो मैं देखती हूँ कि जो दरवाज़ा खुला हुआ था अब बंद है। मैं यही सोचते सोचते ऊपर चली गई कि जब कोई अंदर से बाहर नहीं आया या बाहर से अंदर नहीं गया तो फिर ये दरवाज़ा किसने बंद किया। मैंने ऊपर जाकर अपनी अम्मी जान को ये सारी बात बताई तो उन्होंने मेरे हालात को देखते हुए मेरे कज़न को कॉल की और उससे पूछा कि क्या तुम अभी नीचे हो या थोड़ी देर पहले नीचे से होके गए हो। तो मेरे कज़न ने बताया कि वो तो 7 बजे ही चला गया था हस्बे मामूल, और मेरी फूफो भी हमारे सामने ही तकरीबन 9:30 बजे घर आई थी। तो फिर कौन था जो उस वक्त घर के अंदर आया था। उसके अगले ही दिन मुझे बुखार हो गया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और जब भी मैं इस वाक़े के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आज भी गूज़बम्प्स आते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जो कुछ भी था उसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। जब ये वाक़या हमने हमारी फूफो से शेयर किया तो उन्होंने हमें बताया कि अक्सर जब मेरे दादा ज़िंदा हुआ करते थे तो उन्हें सफ़ेद लिबास में मलबूस एक औरत नज़र आया करती थी, जिसका चेहरा वाज़ेह नहीं था पर उसके बाल बहुत लंबे हुआ करते थे और उन्हीं बालों से उसका चेहरा भी छुपा हुआ था। साथ में उसके हाथ में एक बहुत ख़तरनाक किस्म का चाकू भी दिखता था, जिसकी मदद से वो मेरे दादा को मारने की धमकियाँ दिया करती थी। और वो भी कि अक्सर कमरे में एक मखसूस कोने में नज़र आया करती थी, जिसके डर से अक्सर मेरे दादा भी अपने पास छुरी या कैंची रखा करते थे और वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार भी हो गए थे। खैर अल्लाह ताला सारे मरहूमीन मरहूमैन को आला मकाम अता फरमाए। लेकिन आज भी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में अकेले हों तो हमें किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इस तरह के और भी वाक़यात हैं हमारे घर से रिलेटेड जो फिर कभी शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।